गुड इवनिंग। अच्छा, टेल मी नाउ, कैन यू स्टिल हियर मी? मैंने अभी Yes, ईयरफोन ma'am. किया। हाँ, ओके। I can hear you. तो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं और कल्पना के बारे में तो सब जानते ही हैं, मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही है कि कल्पना टॉप्ड एट ऑल इंडिया लेवल इन 2018 एंड it has been a great achievement considering that she has never spoke high about herself and claimed very high when she was studying. हमेशा से अपने ऑब्जेक्टिव पे कल्पना फोकस रहती थी और हमेशा इन्होंने अपनी पढ़ाई और अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अपने माइंड में रखा। तो अपने डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले बहुत से बच्चे बहुत सारे सवाल भी यहाँ पे पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में सवाल से ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने आपको ऑप्शन दिया है, या तो आप सवाल मुझे भेज दें या आप लोग सवाल यहाँ पे भी भेज सकते हैं, जो अपना क्वेश्चन टैब है इसके अंदर भी भेज सकते हैं। और क्वेश्चन टैब मैं अभी इनेबल करूँगा, तब आप सवाल भेजना। अभी से अगर आप उसमें सवाल भेजने लग जाएंगे तो हम लोगों को बहुत अजीब सा हो जाएगा, कैसे क्या लें। तो क्वेश्चन फिलहाल मैं ऑफ कर रहा हूँ, चैट ऑन है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सुनना चाह रहे हैं। तो AIR 1 कल्पना ने स्कोर करा था 2018 नीट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले कल्पना अपने थोड़ा सा बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और पेरेंट्स आपके क्या करते हैं, थोड़ा बताइए इस बारे में। So, मैं बिहार में शिवहर डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के पास है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे मम्मी जो है वो मतलब जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है शिवहर, वहीं पे टीचर है, और मेरे पापा ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर है। अभी वो नालंदा बिहार में ही है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे अभी वो पोस्टेड है। और बाकी हाँ, तो बाकी तो आपका एक बैकग्राउंड कैसा, बिहार से आप हैं, यहाँ बहुत से बच्चे बिहार से हैं और स्टेट से भी हैं इंडिया के। कल्पना के पेरेंट्स एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं और कोइंसिडेंस ही है कि मेरे पेरेंट्स भी एजुकेशन बैकग्राउंड से थे, ऑल्दो आई एम डॉक्टर टू एंड just like you, I also scored, I got my selection in IIT. sir, your voice is very feeble. I can't hear you. Wait, hold on. Can you hear me now? Yes, sir. Now you are audible. So just let me know if audible and visible. बच्चों भी सबको audible है कि नहीं भाई? वॉइस लो है? अच्छा, एक सेकंड। अगर वॉइस लो है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ और मुझे बताना अगर वॉइस ठीक होती है तो। ऑलराइट, अभी मेरी वॉइस सही आ रही है कि अभी भी स्लो आ रही है? सर अभी सही है। अभी सही है, ऑडिबल एंड विजिबल। तो Yes. अपना एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं और डॉटर ऑफ अ टीचर, just like I am son of a teacher, government teachers. But we have been like she has been. It's good to see. Even my father used to work in a rural posting in some village in Kota, Rajasthan, and my mother also worked in a village. And they taught students of 11th and 12th. And so we have both of us share at least one thing common. कि हमारे पेरेंट्स ने हमको एक चीज सिखाई कि भैया हमारे पास सरस्वती का आशीर्वाद है और लक्ष्मी तो आती जाती रहेगी, पर सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा रहता है और वो कभी नहीं जाता। और अगर आप एक कितने भी हम्बल बैकग्राउंड से आप हो, भले ही आपके घर में एसी नहीं लगा हो, आपके घर में कूलर भी हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप में एक लगन है कि आपको करना है तो आप कर ही दिखाते हैं। कहते हैं ना, कुंदन भी तब कर ही सोना बनता है। और जितना आप खुद को तपाएंगे, मुझे तो याद है कि हमारे घर में तो वही एसी था नहीं भाई, और कूलर था, एक ही कूलर था और उस एक ही कूलर में सब लोग रात को सो भी रहे। तो मेरे रूम में तो बस टेबल फैन होता था और कोटा कोई इतनी बड़ी जगह भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात की हमारे टाइम पे कोई इतना कोचिंग सिस्टम भी नहीं था, तो मैंने तो कोई कोचिंग भी नहीं करी थी। बस स्कूल जाने में मैं कतराता था, क्योंकि स्कूल जाने में टाइम काफी हमारा वेस्ट हो जाता था, क्योंकि स्कूल के टीचर्स हिसाब से पढ़ाते थे, मुझे लगता था कि इस स्पीड से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, तो मुझे बड़ा डर लगता था। तो मैं कोशिश करता था कि थोड़ा बहुत स्कूल में भी जहाँ टाइम मिलता था पढ़ता रहता था। तो वो आज का ट्रेंड बन गया। उसके बाद मैंने देखा बहुत सी ऐसी चीजें शुरू हुई जहाँ स्कूल्स का वेटेज है, लेकिन कहीं ना कहीं कोचिंग के हिसाब से स्कूल्स ने भी अडॉप्ट कर लिया है और वो लोग भी कोशिश करते हैं। तो खैर, गुड टू सी दैट अगेन son of a teacher and daughter of a teacher who actually made it to medical background, and I hope कि हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक बैकग्राउंड की बात हुई कल्पना। अब कुछ बच्चे बहुत जनरल क्वेश्चंस होते हैं, मैं उनसे शुरू करता हूँ, फिर मैं तुम्हारी बात पे आऊंगा। और ये इतने जनरल क्वेश्चंस हैं कि इसका जवाब कोई दे ही नहीं सकता। पता है कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं? जैसे मेरे को इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत टॉप रैंक्स भी ऑल इंडिया लेवल पे प्रोड्यूस करी हैं। न्यूरो सर्जन्स हैं, न्यूरो फिजिशियंस हैं, एम्स न्यू दिल्ली में भी बहुत स्टूडेंट्स हैं मेरे, मौलाना आजाद में भी बहुत हैं, और तो काफी है। मतलब यूजी तो छोड़ दीजिए, पीजी में भी हैं, ऐसे सुपर स्पेशलाइजेशन कंप्लीट भी कर चुके हैं, बाहर भी जा चुके हैं, लाइक अब्रॉड में भी सेटल्ड है, कहीं इंडिया में ही है। लोकेश इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, लोकेश अग्रवाल, जिसने आप एम्स से एमबीबीएस किया था, उसकी भी फर्स्ट रैंक थी। ये सब कब था? जब मैं कोटा में एक बिफोर जॉइनिंग एन अकेडमी, यू ऑल नो कि कोटा में कौन से इंस्टीट्यूट चलते हैं, तो वहाँ के बेस्ट इंस्टीट्यूट में हमने उसे बिल्डअप करने में काफी मेजर रोल प्ले किया था। तो वो सब स्टूडेंट्स मेरे रहे हैं। तो हमने देखा है कि भाई जो टॉपर हमारा यहाँ पे कल्पना आपसे जो एक टारगेट है वो सिर्फ ये जानना नहीं कि हाउ डिड यू स्कोर AIR 1, क्योंकि देखो AIR 1 तो आप ले आए, ठीक है, AIR 1 एक ही बच्चा ला सकता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। सो माय ऑब्जेक्टिव हियर कि मैं आपसे क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ दो तरह के बच्चे हैं जिनके लिए मैं ये सेशन ले रहा हूँ। एक जिनका टारगेट है टॉप 100 में रैंक लाना, क्योंकि मेरे ख्याल से कल्पना आप भी मानते होंगे कि टॉप 100 में जो बच्चा आता है वो लगभग सेम लेवल का होता है, थोड़ा बहुत सही उनमें डिफरेंस होता है। Yes, sir. ना AIR टॉप 100 में आप ला रहे हो तो बहुत कुछ AIR 1 में आपका कई बार हाँ मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो बच्चे सारे ही हैं, पर ठीक है, जिसने थोड़ा सा उस दिन अच्छा कर दिया वो 1 आ गया, और जिसका थोड़ा सा पेपर बिगड़ गया वो 50 पे रह गया। तो ये रहता है। तो टॉप 100 एक कैसे स्कोर किया जाए, इसको हम क्या करें। और दूसरा जो मेरा मास टारगेट यहाँ पे है, मेरा टारगेट उन बच्चों के लिए कुछ निकालना है आपसे जो सब एक गवर्नमेंट प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट कॉलेज में बस एक MBBS सीट चाहते हैं, गवर्नमेंट MBBS सीट। मतलब उन्हें एम्स न्यू दिल्ली, मौलाना आजाद मिले या ना मिले, उनको अगर दरभंगा बेतिया भी मिल जाए तो वो खुश है। उन्होंने अपने पेरेंट्स का 1 साल बचा लिया, ठीक है, मतलब अपना 1 साल बचा लिया, पेरेंट्स का पैसा बचा लिया, प्राइवेट में नहीं जाना पड़े। तो हाउ टू गेट अ रैंक इन टॉप 100 एंड हाउ टू मेक श्योर दैट एटलीस्ट वी गेट वन गवर्नमेंट MBBS सीट, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिलीज जिनके पेरेंट्स ऐसे ही बैकग्राउंड से हैं जैसे आपके और मेरे रहे हैं। तो हम लोगों के पास बहुत ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर हमारा 12th के साथ सिलेक्शन नहीं हुआ या हमने ड्रॉप किया है तो ड्रॉप ईयर में नहीं हुआ तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बायो वालों का तो एक तरह से कहते हैं करियर ही खत्म हो जाता है अगर आप MBBS में नहीं घुस पाए तो, क्योंकि और अदर जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें ग्रोथ है। अब तो कह रहे हैं कोरोना आने के बाद बायोटेक में भी बहुत ज्यादा बूम आने वाला है, बट स्टिल becoming a doctor is the first aim of anybody who takes biology. तो जब तुमने बायो लिया होगा तो तुम्हारा भी यही एम रहा होगा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है।
तो जी। कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई? लाइक 10 से आप शुरू से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, कैसे मतलब आपको मोटिवेट कैसे लगा कि यार मैथ्स नहीं लेना, बायो लेना है? ये कैसे किया आपने? क्या सोचा था उस टाइम? सर मैंने मीन्स अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो एक गवर्नमेंटल स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसके लिए एग्जाम कंडक्ट होता है और फिर उसके थ्रू वो लोग अगर टेम्पररी साइट होती है तो 40 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, और परमानेंट होता है तो 80 स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैंने 2011 में जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया था, तो मेरा उस एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। तो फिर मतलब मेरे जो एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है, तो वो दोनों भी नवोदय से पढ़े हुए हैं। तो मतलब और जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे 2003 में जवाहर नवोदय विद्यालय खुला था, 2008 में केंद्रीय विद्यालय। इन दोनों के अलावा कोई भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल नहीं था वहाँ पे। तो मतलब नवोदय में हो जाना मतलब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा ब्लेसिंग था, क्योंकि वो जो एक पॉइंट था उसके बाद मेरे लाइफ में एक बहुत मेजर टर्न आया। क्योंकि जब मैं नवोदय में गई तो मुझे वहाँ पे जाके मतलब जैसे वहाँ पे हमारा क्या होता था कि बहुत छोटा सा रूम था जिसमें हमें 14 लोगों को साथ में रहना होता था, सारे सीनियर्स मतलब होते थे। तो उन्हें देख के मुझे मतलब एक मेरी सीनियर थी वहाँ पे जिनका एम था एमबीबीएस करना, और मेरे उस टाइम पे जब मैं 6th में थी तो एक 10th में एक सीनियर थे, उनका एम्स में सिलेक्शन हुआ था, एम्स दिल्ली में। तो उस टाइम ही मुझे मतलब और ऐसे ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का हेल्थ कंडीशन इतना बुरा है कि जो लोग को रेफर किया जाता है पर ऑन द वे डेथ हो जाती है। तो मतलब इन सब से मुझे बहुत बचपन से ही ऐसा मोटिवेशन था कि मुझे डॉक्टर बनना है और फिर कुछ करके अपने होम डिस्ट्रिक्ट के लिए भी कुछ करना है। तो और फिर वो सीनियर का भी हुआ, तो मतलब ऐसे मुझे लगा कि हाँ मतलब मैं भी बन सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेडिकल बनने के लिए बहुत बड़ा स्कूल होना चाहिए, ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर शुरू से हमने पढ़ाई की, अपना 9th-10th का बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया, क्योंकि 11th-12th का बेस में बहुत मेजर पार्ट होता है, स्पेशली फिजिक्स ये सब में तो बहुत ज्यादा, जो हम 9th-10th में पढ़ते हैं, और मतलब केमिस्ट्री बायोलॉजी सब में, तो वो बेस स्ट्रॉन्ग करना है। फिर मैंने मतलब पढ़ाई की, और तो ये मेरा टारगेट डॉक्टर बनने का क्लास 6 से ही था, और फाइनली 2018 में एग्जाम दिया तो हुआ है। तो 11th और 12th में जब आप पहुंचे तो आपने सिंसियरली सोचना शुरू कर दिया कि किस तरह के क्वेश्चन नीट में आते हैं, क्या सिलेबस है और किस तरह से मुझे उसके लिए सोचना है ना? और जैसे आपको क्या लगता है, लाइक अगर कोई बच्चे ने अपनी, जैसे आपने तो 11th और 12th 2 साल आपने मेहनत करी, तो फ्रेशर्स तो समझ गया कि कैसे करना है। अब कोई बच्चा ड्रॉपर है, मान लीजिए वो 13th में है, ठीक है, तो उसने भी 11th और 12th पढ़ी तो है ही सही, तो उसके Yes, sir. बेसिक्स तो क्लियर है ही सही, है ना? अब क्या वो एक साल में अपने आप को इस लेवल तक उठा सकता है 13th में, कि वो फिर से एक बार टॉप 10 में, टॉप 100 में रैंक लेके आ जाए? आपको क्या लगता है? सर जैसे 11th-12th में 2 साल का टाइम होता है, तो जितनी सिलेबस होती है अगर कोई थोड़ा थोड़ा भी पढ़ाई करे तो उसका कंसेप्ट तो क्लियर होगा। हो सकता है उसे कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो तो वो किसी टीचर की हेल्प से मतलब उसे सॉल्व कर सकता है। और बाकी जो मेजर रोल होता है कि वो हमारा, जैसे आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक एक मार्क्स पे बहुत ज्यादा रैंक होती है, और मतलब एक दो नंबर का भी अगर मार्क्स में डिफरेंस है तो रैंक में 1000 रैंक की डिफरेंस हो जाती है। और स्पेशली 2020 में तो जो रैंक है वो बहुत ही सरप्राइजिंग था। तो 13th अगर कोई मतलब वो ड्रॉप कर रहा है तो उसके लिए यही है कि उसका बेस तो क्लियर है, बस उसे जो एनसीईआरटी से और जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे उसे आइडिया लेना है कि कौन कौन सी ऐसी टॉपिक है जो उसकी वीक है, उस पर उसे पहले फोकस करना है। जैसे एक साल तो उनके पास भी टाइम होता है, तो जैसे उसका एक साल है तो उसे वो डिवाइड कर सकते हैं, लाइक 3 मंथ्स जो होगा लास्ट का उसमें वो पूरा रिविजन करेंगे जो उन्होंने पूरे साल पढ़ा है। फिर जो शुरू के 3 मंथ्स होंगे उनमें वो फोकस कर सकते हैं कि उनकी टॉपिक्स कौन कौन सी वीक है और किस किस टॉपिक्स पे उन्हें एक्स्ट्रा हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट है, मीन्स उन्हें कौन से कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उस पर वो 3 मंथ्स का वो कर सकते हैं। फिर वो जो बीच के टाइम होते हैं उसमें वो सारे टॉपिक्स को देख के और एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि अगर आपको एग्जाम में अच्छा रैंक आना है तो नॉलेज तो चाहिए, बिना नॉलेज का तो कुछ होगा नहीं। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए पर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अभी मतलब आपने एक क्वेश्चन भी सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत कर दिया तो पता नहीं रैंक मतलब 5000 10,000 कितना का डिफरेंस आ जाएगा 5 मार्क्स की वजह से। तो ये है, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसके अलावा एमसीक्यू सॉल्व करनी चाहिए। तो ये कि 3 मंथ्स आप स्टार्टिंग में फोकस कर लो कि आपका क्या क्या मतलब बिग टॉपिक्स है, फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करो। लास्ट के जो 2-3 मंथ्स होते हैं उसमें आप पूरा प्रेफर करो, मतलब पूरा जितना भी आपने देखा एनसीईआरटी रिवाइज किया, जो भी नोट्स बनाए हो, जितने भी प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू थे जो आपको मतलब ऐसा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, अगर वो रिपीट नहीं होते तो उसी पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो वो टॉपिक्स को एक बार आप फिर से देख लो, और एग्जाम टाइम में घबराना नहीं है, क्योंकि ड्रॉपर्स में ऐसी बहुत मेंटालिटी होती है कि मतलब हमने एक साल ड्रॉप कर लिया, हमारे पास तो बस एक ही साल टाइम था। ऐसा नहीं सोचना है, एक साल भी बहुत टाइम होता है अगर आप कंटिन्यूअसली हार्डवर्क करो, कंसिस्टेंट रहो तो। ऐसा मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत मोटिवेटेड रहना है, अपने आप को हैप्पी रखना है अपने आप। तो मतलब मुझे लगता है ऐसे अगर कोई फॉलो करे तो कर सकता है। डिफिकल्ट तो है पर वही है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बहुत देर से शाश्वत तिवारी बेचारा परेशान हो रहा है, ये क्लास 9th का स्टूडेंट है, ये कह रहे हैं कि हम क्या करें, अभी हम क्लास 9th और 10th में हैं, हमने भी दीदी आपकी तरह ही सपना देख लिया कि हमको तो बस 12th में फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ निकलना है। तो अभी 9th-10th के बच्चों को आप क्या एडवाइस देंगे, इनको क्या करना चाहिए सर अभी से कुछ? 9th-10th के जो बच्चे हैं उन्हें मतलब अगर उनका पूरा डिसाइडेड है कि उन्हें किसी भी बनना लेना है है, बस। हाँ डॉक्टर ही बनना है, तो इट्स बेटर कि अगर वो पहले से शुरू कर देते हैं तो उन्हें 11th-12th में उतनी लोड नहीं होगी, क्योंकि अभी कंपटीशन तो सच में बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि अगर आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत होती है तो आपके लिए वो 2 साल भी कम पड़ जाए। तो ये है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है, आप ऐसा मत सोचो कि आप 9th में और आपको 11th की बुक सॉल्व करनी है। मतलब बहुत से बच्चे ऐसा होता है कि नहीं मुझे तो एडवांस क्वेश्चन से सॉल्व करने, एडवांस क्वेश्चन के पीछे मत भागो 9th-10th में। बस जो हमारे 9th-10th के जो बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो 11th-12th बहुत सिंपल हो जाएगा। मतलब जैसे जो 9th-10th में मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं 9th-10th में, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब जो कि हमारा फिजिक्स 11th
12th का बेस बनाता है। तो अगर मतलब ऐसा नहीं है कि तुम 9th में पढ़ रहे हो और तुम्हें ये सोचना है कि मैं 9th में हूँ, मैंने वो टॉपिक एक बार देख लिया और मुझे तो अब 11th के क्वेश्चन सॉल्व करने 11 12th के, वो नहीं करना है। सारे जो 9th के भी कोई अच्छी बुक्स होती है उसको रेफर करो और मतलब पहले अपना लेवल को स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर आगे जाना है। एक्जैक्टली जैसे बायो की बात करें तो जैसे सेल बायोलॉजी है, अब हम Yes, 11th में भी पढ़ते हैं, पर अगर 10th में ही आपने बेसिक सेल बायोलॉजी पढ़ ली तो 11th में आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा, isn't it? वरना क्या yes, होगा, आप सीधा 11th में उठा के देखोगे 10th क्या कह रहा है, बोर्ड था हमने तो ढंग से पढ़ा ही नहीं, तो आप ये कंफ्यूज होता रहोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या था और ईआर का फंक्शन क्या था। 10th का बच्चा बेस, हाँ yes, बेसिक चीजें अपनी क्लियर कर लें। जैसे 10th की आप देखो, 10th में इवोल्यूशन है बुक के अंदर, है ना, तो वो 9 10th में थोड़ा इवोल्यूशन है, फिर वही चीज अपन बाद में 12th में पढ़ते हैं, थोड़ा सा yes, एक लेवल अप हो जाता है बस, होमोलॉगस ऑर्गन्स एनालॉगस ऑर्गन। तो कहीं ना कहीं अगर अपन ने बेसिक्स जो हम उन्हीं किताबों को बिल्कुल, मेरा ही मानना है कि 11th और 12th की किताबें ना पढ़ के अगर आप अपनी 9th और 10th की जो आपकी बुक्स चल रही हैं उनको आप डीपली पढ़ लें, ठीक है, अच्छे से पढ़ लें, तो भी आपकी 11th और 12th का कुछ पार्ट अपने आप कवर होने लग जाएगा। और yes, इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपके बोर्ड में मार्क्स अच्छे आएंगे, और दूसरा ये होगा कि आप 11th में जब इंटर करेंगे तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म बना हुआ होगा कि भाई इतना तो मुझे आता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो हो जाए। तो वो एक मेरा थोड़ा सा मुझे लगता है होना चाहिए। अब एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है बच्चों का, टाइम टेबल कैसे मैनेज करें। अब इस क्वेश्चन का पता है इतना इतना बड़ा जवाब मैं आज तक नहीं दे पाया इतने साल पढ़ाने के बाद भी, हाउ टू मैनेज द टाइम टेबल। और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं जैसे आपसे पूछता हूँ, सबसे पूछेंगे दीदी भैया आप कितने घंटे पढ़ते थे या रोज कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मैं ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे इनके जवाब पता है, बट देखो भाई अब हम कल्पना से ही पूछ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इनके जवाब दूंगा तो आपको लगेगा सर आप तो अपने हिसाब से दे रहे हो। ये ऐसे क्वेश्चन है, मतलब क्या जवाब दूं। जैसे दीदी आप कितने घंटे रोज पढ़ती थी, मान लीजिए हम कल्पना से पूछते हैं, तो कल्पना आप कितना घंटा रोज पढ़ती थी, दिन में पढ़ती थी, रात को पढ़ती थी, कैसे पढ़ती थी, बताइए थोड़ा शॉर्ट में। मतलब मेरा क्या था कि मेरे साथ अगर मैं रिवाइज नहीं करती हूँ तो मैं उन चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, तो मुझे बार बार रिवाइज करने की बहुत ज़रूरत होती थी, इसलिए मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता था। तो जैसे मेरा मुझे रात को, मैं अभी भी नहीं पढ़ती हूँ, मुझे मतलब दिन को और सुबह को पढ़ना ज़्यादा पसंद है। तो मेरा तो जो शेड्यूल हुआ करता था, जैसे 6 o'clock से मैं पढ़ना शुरू करती थी, मतलब फ्रेश अप हो गई 6 o'clock से 9:30 तक पढ़ती थी, फिर 9:30 to 10 o'clock तक मतलब मैं हॉस्टल में रहती थी, तो बात किया पेरेंट्स से, मतलब मैं घर पे बात करती थी। मीन्स जो एक होता है ना कि आपका टाइम पास का जो मीडियम होता है, तो मेरा टाइम पास का मीडियम था घर पे बात करना, क्योंकि उससे मतलब एक तो होता था कि मूड फ्रेश हो जाता था, फिर उन लोगों से बात करके मुझे मतलब जो मेरा नेक्स्ट 3-4 आवर का स्लॉट होता था उसमें मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता था। मतलब कि आप जब पेरेंट्स से बात करते हो तो आपको हर पल ये एहसास होता है कि हाँ उनकी एक्सपेक्टेशंस है और हमें कोशिश करनी है, हम अपने तरफ से कोशिश कर सकते हैं, बाकी जो रिजल्ट आएगा वो तो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बस मेहनत पे डिपेंड नहीं करता है, हमारा लक होता है, उस दिन क्या हुआ हमारे साथ नहीं पता हम किस मतलब, तो आपको अपना काम करना है, बाकी रिजल्ट्स भगवान के ऊपर छोड़ देनी होती है, आप अपना कर्म कर सकते हो बस। तो यही है कि मतलब मैं फिर 9:30 to 10 o'clock में मतलब ब्रेकफास्ट और फिर पेरेंट्स से बात कर लेती थी, फिर 9 to 11 का मेरा 9 to 11 बोल रही हूँ 10 to 11 का मेरा एक स्लॉट 3 आवर्स का होता था। जैसे अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई भी इंसान 35-45 मिनट से ज्यादा एक साथ कंसंट्रेट नहीं कर सकता है, आपको बीच बीच में 5 मिनट्स का गैप चाहिए होता है। तो मैं उस टाइम पे मीन्स थोड़ा ऐसे नैप ये सब ले लिया करती थी, या फिर जो हमारे रूममेट्स होते हैं उन सबसे थोड़ा बात कर लो, या फिर कोई ऐसे ही वीडियो ये सब है मतलब जो थोड़ी आपको मोटिवेशन दे, आपको अगर कोई टॉपिक है जो नहीं समझ आया तो वो आप वीडियो देख के उस टाइम पे समझ सकते हो जब आप ऐसे ही फ्री घूम रहे हो थोड़ा। तो फिर ऐसे होता था, मतलब 3 आवर्स पढ़ लिया, फिर 1 to 2 के बीच में मैं थोड़ा सा सोती भी थी और थोड़ा मतलब ये लंच वंच कर लिया, फिर 2 to 5 मेरी पढ़ाई होती थी। फिर मेरे जो हॉस्टल था उसके सामने पार्क हुआ करता था, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा होता है ना कि अगर मतलब जब आप बहुत पढ़ रहे हो तो आपको एक ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है, वरना आपका ब्रेन बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा मतलब 5 to 5:30 करके फिर उसके बाद 5:30 to 8:30 पढ़ती थी। तो ऑलमोस्ट मेरा ऐसा 4-5 स्लॉट चलता था 3 आवर्स का, और बीच में 5 मिनट्स के ब्रेक हुआ करते थे। तो अगर जैसे ऐसे देखे तो टाइम तो 13-14 हो जाता था, बट इफिशियंटली देखे तो 10-11 आवर्स मान सकते हो आपकी पढ़ाई होता था। तो ये हर इंसान का बहुत इंडिविजुअल वो होता है कि हो सकता है कि किसी इंसान को कोई चीज वो अगर नहीं पढ़ रहा है, मतलब उसे जैसे आज उसने पढ़ लिया फिर उसे मतलब वो चीजें याद रहती हैं ज्यादा टाइम के लिए, रिटेन रहती है, पर ऐसा बहुत कम इंसान के साथ होता है कि वो रिवाइज ना करे फिर भी रिटेन रहे। मतलब अगर हम बल्क ऑफ द स्टूडेंट में देखें तो हमारा यही होता है कि हमें अपनी अगर वो परमानेंट मेमोरी बनानी है तो हमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको वही मतलब आप टाइम्स जो डिवाइड करते हो, तो आप अपना जैसे सुबह का टाइम होता है वो बहुत फ्रेश होता है, तो उस टाइम पे आप अपने टफ सब्जेक्ट्स को रख सकते हो। जैसे मैं सुबह इन जनरल मतलब मुझे फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो मैं फिजिक्स को सुबह मतलब सॉल्व किया करती थी क्योंकि मूड बहुत फ्रेश होता था, तो कैलकुलेशन ये सब में भी सिली मिस्टेक ज्यादा नहीं होते थे। फिर उसके बाद जैसे दिन को मतलब जैसे बायोलॉजी है ना कि बायोलॉजी में आपको बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, अगर ज्यादा मतलब आप कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप कम टाइम में भी बहुत अच्छे से ग्रेस्प कर सकते हो उसे। तो मतलब बायोलॉजी लाइक मैं जब लंच के बाद जब सो के उठती थी तब मैं बायोलॉजी पढ़ती थी, क्योंकि उस टाइम बहुत माइंड ऐसा फ्रेश सा फील होता था, तो उस टाइम पे पढ़ लिया। फिर केमिस्ट्री पढ़ के और फिर रात को जैसे आपको रात को क्या करना होता है, सोने से पहले आज आपने दिन भर में जो भी पढ़ाई की वो एक बार आपको देख लेना होता है, और फिर अगले दिन क्योंकि आप जब पहली बार कोई भी चीज पढ़ते हो, सपोज उसे पहली बार पढ़ने में आपको अगर 1 घंटा लगा है, तो आप जब उसे दोबारा पढ़ोगे तो हो सकता है उसे आधा घंटा लगे, जब थर्ड टाइम पढ़ोगे तो 15 मिनट्स लगता है। तो ऐसे मल्टीपल रिवीजन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स है, क्योंकि एक तो आपका मल्टीपल टाइम होगी तो वो परमानेंट मेमोरी बन जाएगी और आपको वो चीजें रिटर्न रहती है। मतलब कोई भी चीज जैसे अभी एमबीबीएस में बहुत ज्यादा सिलेबस हो गया है, तो मतलब कितनी सारी चीजें हम दोबारा देख भी नहीं पाते, तो वो चीजें याद नहीं रहती हैं, पर वही है कि अगर आप बार बार पढ़ोगे तो वो चीजें याद रहेंगी।
और टाइम टेबल बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स को रात को पढ़ना ज्यादा पसंद होता है, तो आप अपने हैबिट के अनुसार देख सकते हो। मतलब अगर आप रात को डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, रात को आपकी पढ़ाई अच्छी होती है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। मतलब सबका अपना इंडिविजुअल होता है, आपको जो सूट करता है, आपको लगता है जिसमें आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, आपका इनपुट जो आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट अच्छा आ रहा है, आप उसे फॉलो करो। तो मतलब अच्छा कल्पना, जैसे हमने ये देखा है कि बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, अब सिर्फ जैसे अपन ने फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं, है ना, तो अपना जो स्कूल का जो एक सेटअप होता है, कई बार वहाँ पे इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हालांकि आजकल तो काफी कुछ चेंज हुआ है, बट ऐसा कई बार तो बच्चे जो है एडिशनल बुक्स सॉल्व करना चाहते हैं मार्केट में बहुत सारी इस तरह से। तो इतनी सारी चीजें आ गई हैं आज मार्केट में, आप देखो बुक्स आ गई हैं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, फिर अगर कोचिंग्स के मॉड्यूल्स होते हैं, हर जगह सब कुछ है, तो इतना सारा जगहों पे सेम चीज वो रिपीट कर करके देते रहते हैं, तो हमारे बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज रह सकते हैं कि पिक क्या करें, चूज क्या करें, कौन सा चीज पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। और कई बच्चे एक एक टॉपिक को 3-3 4-4 किताबों से पढ़ते हैं, सोचते हैं इस किताब से पढ़ लिया, फिर दूसरे से पढ़ लिया, फिर तीसरे से पढ़ लिया, तो ये मेरा और अच्छा हो जाएगा। एक तो ये क्या है, और दूसरा एक चीज, जैसे मैं फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ जब, तो मैं क्या करता हूँ, जो तुम बात बता रही हो ना कि हम लोग को एमबीबीएस में भी इतना रात को तो पूरा रिवाइज हो नहीं सकता, बताओ अगर अगले दिन आपका फिजियो का पेपर है, तो गाइटन अगर आप पूरी रिवाइज करके गैनोंग रिवाइज करके जा नहीं सकते एक रात में, फिजियो 1 फिजियो 2, हमें नहीं पता, हमारे टाइम पे तो पता ऐसे होता था, फिजियो 1 फिजियो 2 दोनों एक के बाद एक लगातार। तो मैं क्या करता था कि अच्छा मुझे गाइटन ने सिखाया, आई सैल्यूट सर गाइटन फॉर दिस, कि मेरी जो पढ़ाने का तरीका है इट्स ऑल ड्यू टू गाइटन, बिकॉज आई स्टडीड गाइटन। एंड मैंने देखा कि वो फ्लो चार्ट्स बहुत यूज करते थे, तो मैं भी पढ़ाने में ये करता हूँ कि जो बड़ी बड़ी थ्योरी, बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप सारा टेक्स्ट जो है ना रिवाइज नहीं कर सकते, बट अगर आपने उस टेक्स्ट के फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं मैकेनिज्म्स के, स्पेशली इन फिजियोलॉजी, तो फिर वो रिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है। जैसे आप पूरा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम या रास जो है वो रिवाइज कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि अगर आप कई महीनों बाद रिवाइज कर रहे हैं, कई दिनों बाद एग्जाम की रात को, मेरा ये था कि मैं अगर एग्जाम की रात को सब कुछ रिवाइज नहीं करूंगा तो अगले दिन मेरा ब्लैकआउट हो जाएगा। होता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं लिख पाएंगे, है ना। ये हर पढ़ने वाले बच्चे के साथ ही प्रॉब्लम है कि उसको एग्जाम की रात को पूरा रिवाइज करना ही करना है सारा, नहीं कर पाया तो उसे लगेगा मैंने पूरा साल जो किया वो अब बर्बाद हो जाएगा, और इस एंजाइटी में स्फिंक्टर्स लूज होने लगते हैं, मैच्योरेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और पूरी रात वॉमिटिंग, नोजिया सब चलता रहता है एमबीबीएस में, है ना। बट आजकल क्या हो गया है कि बच्चों को नीट में भी इतना प्रेशर हो गया है कि उनको ये चाहिए कि भाई हमारा पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए। इनफैक्ट एग्जाम के लास्ट रात को भी उनको तीनों सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, व्हिच इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल। बट स्टिल जैसे फिजियो वगैरह है, इसको क्या आपको लगता है ये अगर जो मैकेनिज्म्स फिजियो में जो पढ़ाए जाते हैं, उनको अगर वो फ्लोचार्ट्स बना के अगर अभी से ही पढ़ना शुरू करते हैं हल्का सा एट अ बेसिक लेवल, एट अ 12th लेवल उनको, क्योंकि हम लोग जो एमबीबीएस में करते हैं वो तो डिटेल्ड फ्लोचार्ट्स होते हैं, तो उससे भी रिवीजन फास्ट हो सकता है। हाउ डू यू थिंक दिस मेथड इज? ये मीन्स जैसे जो बहुत कंसेप्चुअल चीज होती है ना, जैसे बायोलॉजी में फिजियोलॉजी है, तो इसका मतलब हम दो मेथड, एक तो डायग्राम्स के थ्रू कर सकते हैं, मतलब या फ्लो चार्ट्स के थ्रू, तो ये दोनों मेथड बहुत बेनिफिशियल होता है। मतलब ये तो मैंने किया था जब मैं 11th-12th में थी, क्योंकि जो फिजियोलॉजी होती है उसमें जो थियरी पोर्शन दिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है, पर अगर आप उसको पढ़ के एक बार किसी को समझाने लगो, मतलब अगर आप उसे नोट डाउन करना चाहो तो वो एक पेज में आ सकती है। तो और फिर जब आप उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे, तो जब आप पढ़ते हो तो कुछ पॉइंट्स देख के आपको पीछे की पूरी कहानी याद आ जाती है कि आपने ये पॉइंट क्यों लिखा था फ्लो चार्ट जब आप बना रहे थे। तो मतलब हाँ, ये मेथड मतलब बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, मतलब उसे हम बहुत, मतलब वो बहुत कंसेप्चुअल होता है, तो अगर आपने ऐसे फ्लो चार्ट में उसे बना रखा है तो बहुत कम टाइम में आप बहुत एफिशिएंटली उसे रिवाइज कर सकते हो। मतलब आई एग्री। यस सर। तो मैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस बीच बीच में लेता जाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कल्पना बहुत, हम बिल्कुल मेरी ही तरह हम लोग सब एक हम